Hello friends, today we are going to discuss about chapter 5 full explanation in Hindi and English. So let's we start this video. Before we start this video, I told you about my channel that we uploaded different types of video about CBSE class 9 like English literatures video, science video. So after watching this video you can analyze the different chapters and enjoy my channel. By subscribing my channel you can freely enjoy the all knowledge that you gain from my channel. So this is very useful for you if you are student and teacher also. So let's we start this video. Okay, the fundamental of unit light, I explain you this thing in English and Hindi both. Okay, now we understand what is the concept regarding the topic like what is the fundamental of unit life. First is the microscope. We all know about the microscope. What is microscope? This is a instrument used in the laboratory for watching different type of slide of onion. Now cell is what? Cell is the fundamental of unit life. Cell is the structural and functional unit of the life. सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, और सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है. इट इज़ नोन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ बिकॉज होल डे इज बॉडी मेड अप ऑफ सेल. पूरे दिन में बॉडी क्या बनाती है? सेल बनाती रहती है, इसलिए उसको ये यूनिट कह सकते हैं. इट इज़ नोन एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द फंक्शन रेगुलेट इनसाइड द सेल. सभी फंक्शन उसके अंदर ही रेगुलेट होते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सेल, जिसमें हमने बहुत माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 3D स्टेप में बताया हुआ सेल है. तो थोड़ा आपको समझने में पता चलेगा कि कैसे वो अंदर अलग अलग कंपोनेंट सेल के अंदर रहते हैं. उसको हम 2D में भी देखने वाले हैं. ओके, ये ओनियन सेल है. ओनियन सेल में उसकी जो उनकी डायग्राम जो है वो दिखाया गया है. दिस इज स्पर्म सेल है. ये एक फैट सेल है जो बॉडी के अंदर दिखाई देता है. सेल न्यूक्लियस उसका बताया गया है. ये रेड ब्लड सेल है. स्मूथ मसल सेल है ये. अब थियरी स्टार्ट हो रही है. टाइप्स ऑफ सेल. यूनिसेलुलर सेल. यूनिसेलुलर सेल जो होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सिंगल सेल. दोज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जिसमें एक से ज़्यादा होते हैं बोलते हैं मल्टीसेलुलर. अमीबा, पैरामीशियम यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है. और ह्यूमन बीइंग जो है, या तो कोई भी तुम एनिमल ले लो, वो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है. अमीबा का थोड़ा ये बड़ा डायग्राम आपके सामने दिखा रहे हैं. ये सूडोपोडिया है, उसके अंदर कैसे खाना वो बनाता है अपने जो डुप्लीकेट हाथ क्रिएट करके, वो इसमें बताया गया है. उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है पैरामीशियम. पैरामीशियम जो है उसका डायग्राम भी यहाँ पे दिखाया गया है कि उसके अंदर वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, दूसरे पार्ट जो है वो कहाँ पे होते हैं. उसका स्ट्रक्चर जो है उसका डायग्राम ये है. सेल कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनल्स. जो सेल के अंदर जो डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं उसके टाइप्स यहाँ पे लिखे गए. पहला है न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिक, सेल वॉल एंड गोल्गी एपार्टस. सेल को दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं. सेल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. प्रोकैरियोटिक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट, सिंपल इन स्ट्रक्चर, इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस इज एब्सेंट. उसकी साइज़ जो है वो यहाँ पे 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर है. ये सिंपल स्ट्रक्चर का होता है, उसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस उसमें होता नहीं है, और उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो उनके ऑप्शन पहले से लिखा गया. साइज़ उसकी दी है 10 माइक्रोमीटर तक होती है. एनकायरोटिक सेल जो है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर होता है, और इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. दे आर जनरली लार्ज. ये बड़े साइज़ का होता है, 5 से लेकर 100 माइक्रो जो है इसका साइज़ है. Now, various shape of the cells found in various shape such as round shape, spherical shape, oval shape, spindle shape, branch shape, etc. सेल ऑर्गेनल्स में पहला हम समझने वाले हैं न्यूक्लियस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. इट रेगुलेट्स द ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल. ये न्यूक्लियस जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, उनके ऑर्गेनल्स है, जिसके बारे में पहले समझेंगे. न्यूक्लियस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर. इट इज़ नोन एज द फैक्टर ऑफ राइबोसोम्स. ये राइबोसोम का फैक्ट्री है, बना जाता है. इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द बॉडी. प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है. क्रोमोसोम्स आर दे आर व्हीकल ऑफ द जीन्स. ये जीन के व्हीकल कहलाते हैं. जीन्स कैरीड आउट बाय द क्रोमोसोम्स. जीन्स एक्सप्रेस द our characteristics such as intelligence, complexion and height, etc.
जीन जो है अपनी हाइट, कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेलिजेंसी, मतलब कितने हम इंटेलिजेंट है, ऐसे सभी अलग अलग कैरेक्टर जो है वो कैरी करता है। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम सबके अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं, इसको जूम करके बताया गया है। नाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट इज़ लोकेटेड around the nucleus of the cell. They are large network of the like structure. They look like a long tubulous and round on oblong bag vehicle. ये एक जो है एक न्यूक्लियस के आसपास ये देखने को मिलते हैं और इसका लार्ज नेटवर्क रहता है, फैले हुए होते हैं और ये एक ट्यूबल्स की तरह, ट्यूब की तरह दिखाई देते हैं, एक बैग की तरह दिखाई देते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, उसके दो टाइप होते हैं, RER और SER। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो SER का फुल फॉर्म है। मेन फंक्शन ऑफ द ER क्या है, उसका जो फंक्शन, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजनस मटेरियल एंड एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल। जो पॉइजनस मटेरियल है उसको हटाना होता है और मटेरियल का एक्सचेंज करना उसका मेन काम है। फंक्शन ऑफ RER जो है, RER द साइड ऑफ द प्रोटीन, ये दे मैन्युफैक्चर द प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। दे कंसिडर मेनी रिबोसोम्स, उसमें बहुत ज़्यादा रिबोसोम आए हुए होते हैं। सो दे सरफेस इज रफ एंड दे नेम आफ्टर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसकी सरफेस रफ होने की वजह से इसका नाम RER रखा गया है। ये उसका डायग्राम है RER का। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इट कंटेन क्रोमोसोम्स। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है और एक क्रोमोसोम्स उसके अंदर होते हैं। ये उसका डायग्राम बताया गया है। उसके बाद आ रहा है गोल्गी एपार्टस। कैमिलियो गोल्गी, अ फेमस बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, रिकॉग्नाइज द गोल्गी बॉडी इन द सेल्स। कैमिलियो गोल्गी जो था उसने सबसे पहले ये बताया कि गोल्गी जो बॉडी रहती है नर्व सेल के अंदर, वो उसके पहचाना था और ये नर्व सेल के अंदर देखने को मिलता है, एज वेल एज द एवरी पार्ट ऑफ द सेल। ये हर एक सेल के पार्ट में भी देखने को मिलता है। ये पैरेलल वे होता है और कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड vesicles arranged approximately parallel to each other and stacked called मिस्टर। ये एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली पैरेलल देखने को मिलते हैं, उसकी सिस्टम जो होती है मेम्ब्रेन्स की, और ये जो है इसको जो नाम होता है जो पैरेलल होते हैं उसको बोलते हैं मिस्टर। मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी इंक्लूडेड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। ये जो उसका मेन फंक्शन है वो बताया गया है कि पैकिंग प्रोडक्ट है, मॉडिफिकेशन करना, स्टोरेज करना फूड को। ये हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स को सिंथेसिस करने में भी काम करता है। कौन? गोल्गी बॉडी। ये थोड़ा उसको जूम करके बताया गया है। उसके बाद आ रहा है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स दे आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये सुसाइड बैग की तरह फेमस है, इसके MCQ में याद रखना। They look like rounded bodies consist of the digestive enzyme। उसके आसपास राउंडेड बॉडी जो होती है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। लाइसोसोम से एक क्लीनर और स्वीपर के फॉर्म में काम करते हैं, मतलब साफ सफाई करने के लिए काम करते हैं। लाइसोसोम एक्ट एज ए सुसाइड बैग, दे कंसिस्ट ऑफ द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एक सुसाइड बैग की तरह होते हैं क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पहले मुझे एक लगता था कि एक खुद एक सुसाइड बैग है, मतलब क्या उसका मतलब, ये भाई सेल का कैसा हिस्सा होता है जो सेल में सफाई काम करता है, ऐसा उसका मतलब ये है। सुसाइड बैग मतलब सेल को मारने का काम करता नहीं है। ओके, आप क्लियरली देख सकते हो कि लाइसोसोम जो है सेल के अंदर ऐसा बड़ा करने पे ऐसा दिखाई देगा, जो से डॉट डॉट करके एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये पावर हाउस कहा जाता है और एक खुद ही पावर हाउस जो है मतलब ATP का प्रोडक्शन करता है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बहुत जगह ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये क्या देखना कि एक छोटा सा एनर्जी का यूनिट जो है वो ATP होता है। एक सेल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है हमें भी पता है, बहुत ही कम, इसलिए इसका नाम ATP रखा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग इन विच आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस इन नेचर। उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होते हैं वो पोरस नेचर के होते हैं, मतलब होल टाइप के होते हैं, और ये डीपली फोल्डेड भी होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड। जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं वो पोरस होते हैं और अंदर के मेम्ब्रेन जो हो गए वो एक टाइप का फोल्डिंग लेयर बना के रखते हैं और लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम ये रखा गया है। ये इसलिए यहाँ पे एनर्जी जनरेट करता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो सेल में होती है उसके लिए ATP मतलब वो एनर्जी थोड़ी सी चाहिए होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है जो सेल के अंदर आया होता है। ATP जो है उसका पूरा नाम दिया हुआ है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इन द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट इज यूज्ड फॉर
रैंकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड रैंकिंग देने के लिए होता है। मैकेनिकल वर्क को अगर कुछ करना पड़े तो मतलब किसी को नए सेल में से ब्लड सेल को लेके आना, पुराने जो कचरा है उसको निकालना, ये मैकेनिकल वर्क जो रहता है उसके लिए भी एनर्जी जो चाहिए वो ये प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये डायग्राम बता रहा है कि किस तरह से इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो दिखाई दे रही है। आउटर मेम्ब्रेन जो आप देख सकते हो कि वो फोल्डिंग कैसे, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो उसकी सरफेस ज़्यादा होती है जिससे वो पोरस होते हैं। Now next topic is about plastid. Plastid, it is present in plant cell only. There are two types of plastid, chromoplast and leucoplast. Chromoplast जो होता है वो कलर कलर का प्लास्टिक होता है, और leucoplast जो होता है उसका कोई कलर होता नहीं है, मतलब कोई वाइट कलर का होता है। प्लास्टिड विथ क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, और कभी कभी वो रेड और येलो ब्राउन दिखाई देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ पिगमेंट वो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, और ये ऐसे प्लांट में होता है। हाँ, एनिमल मतलब कि ह्यूमन बीइंग में ये सब चीज़ें नहीं होती है। फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट जो है नोन एज ए किचन ऑफ द सेल, वो किचन की तरह काम करते हैं, मतलब खाना बनाने के लिए हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। या फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें फूड को सिंथेसाइज करने में, मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लैक्टोप्लास्ट स्टोर द मटेरियल्स सच एज स्टार्च एंड ऑयल एंड प्रोटीन। क्रोमोप्लास्ट इम्पोर्ट colors and flowers which help in pollination। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का जो अलग अलग कैरेक्टर से अलग अलग काम उसको दिया गया है। Vacuoles stores the sex of the solid and liquid material। Vacuole are large and numerous in plant cell। ये plant cell में ही होता है, वो बहुत बड़ा होता है। ये very small and absent in animal। ये एनिमल में तो absent रहता है, तो बहुत छोटा होता है। ये उसका डायग्राम आगे बताया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सेल वॉल। सेल वॉल जो है एक रिजिड कवर होता है आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल वॉल बोलते हैं। और इट इज़ फंगी बैक्टीरिया प्लांट सेल में देखने को मिलता है। और ये फंगी मतलब फंगाई जो होती है, बैक्टीरिया प्लांट सेल जो होती है उसमें देखने को मिलता है। और प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो हमें पूछे कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो प्लांट सेल जो है सेलुलोज के सेल वॉल उसके अंदर होती है। ये सेल वॉल का डायग्राम आपको बताया जा रहा है कि सेल वॉल जो है यहाँ पे ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल को जो है बाहर के एनवायरनमेंट से जो अलग करता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लिक्विड और प्रोटीन माइक्रोस्कोप से बना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको हेल्प करती है कि वो फूड को अंदर स्टोर करके रखे, मतलब बाहर ना निकले, और अदर मटेरियल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये प्रोसेस जो होती है उसको राइटोसिस ये अमीबा में देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये पूरा डायग्राम आपको दिखा रहा है कि इसमें किस तरह से उसका सरफेस एरिया जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे सेल को अलग रखता है, ये पूरा इसमें दिखाया गया है। उसके सेल वॉल के बीच में थोड़ा गैप रहता है, और गैप के बीच में अलग अलग जो पार्ट है वो बताए गए हैं। इसका अंदर का पूरा पार्ट प्रोटीन का होगा, बाहर का रीजन जो है वो हाइड्रोफोबिक होगा, और हाइड्रोफोबिक रीजन फ्लूइड मोसेक वाला रीजन है वो एक्स्ट्रा है। ये नॉलेज के लिए है, ये कहीं पे ड्रॉ नहीं करना है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बताया गया है। Now next topic is about diffusion। The movement of the substance from one region of higher concentration to region of too lower concentration is known as a diffusion। यहाँ पे it plays the important role in the gaseous exchange of the cell as well as the cell and external environment। ये जो है एक लिक्विड का एक हायर कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन रीजन में जब वो फ्लो होता है कोई भी सब्सटेंस, लिक्विड या तो कोई दूसरी चीज़, गैसेस चीज़ भी हो सकती है, तो उनके लिए जो फिनोमेना बनती है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। व्हेन द ऑक्सीजन का लेवल जो होता है इनसाइड द सेल डिक्रीज कम हो जाता है, तो फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द सेल एंटर द प्रोसेस बाय डिफ्यूजन। तो जब ऑक्सीजन अंदर एंट्री कर लेता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से डायरेक्टली, तो उसको भी डिफ्यूज़न कह सकते हैं। मतलब अंदर जैसे हम नाक से सांस ले रहे हैं और सांस सेल तक पहुंची उससे पहले ही उसकी कमी हो गई, तो डायरेक्टली वो स्किन से भी सांस ले लेगा, तो ऐसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। ये इंसान में होती है? नहीं भाई, इंसान में नहीं होती, दूसरी जगह दूसरे एनिमल में देखने को मिलती है। ओके, ये डिस्मोस उनकी डिफ्यूजन का डायग्राम बताया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ऑस्मोसिस। Osmosis is the passage of the water from the region to high water concentration to
रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये वाटर को ट्रांसमिशन मतलब कि एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक ले जाने के लिए का जो एक वाटर पास होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर विच परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल सब सेल इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल। ये सभी मटेरियल को मतलब जाने नहीं देता है, किसी मटेरियल को रोक देता है ये, और इसलिए उसको परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। If cell are placed in a medium which has a higher water concentration and lower water concentration, means lower solid concentration, that is the outside solution is dilute, the cell will again water by osmosis and swell up. Such a solution is called a hypotonic solution. यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है कि जब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल में जब वो आगे बढ़ता है, जब वो डाइल्यूट होता है, तो सेल जो है वाटर में पूरा अंदर पानी जो है वो अंदर बाहर होता रहता है। जो स्वेल पूरा अगर स्वेल अप हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर सेल जो है इफ द सेल इज प्लेस्ड इन मीडियम व्हिच हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन सेल शेप हाइटोनिक, देन सेल विल अगेन वाटर, सेल जो है वो वाटर की तरफ आगे बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब when cell are kept at a solution more concentration then the cell shape hypertonic, they start shrinking and water comes out, this is called exomosis। एक्सोमोसिस क्या होता है? तो जब सेल को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे रखा जाता है तो वो अपने आप वो है ना पानी बाहर छिड़कना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब पानी अंदर बाहर अपने आप, कहीं पे हम जाते जंगल में तो देखते हैं कि पानी अपने आप पेड़ में से बाहर नीचे आ रहा होता है, बारिश के बूंदे थोड़ी थोड़ी गिर रही होती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोमोसिस। द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट रूट टेक्स प्लेस बाय ऑस्मोसिस। जो वो रूट के द्वारा जो पानी अंदर जाता है प्लांट के अंदर उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इफ द वाटर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड इज सेल इज सिमिलर टू इनसाइड द सेल इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल सेम है तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सेल सॉल्यूशन बोलेंगे। और नेट मूवमेंट जो होगी वहाँ पे वाटर इसमें कोई नेट मूवमेंट वाटर की दिखाई देगी नहीं। यह उसका डायग्राम बताया गया कि इस तरह से how this way osmosis takes place in the roots of the plant। and आपका ये पूरा चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ। और भी आगे लेसन आने वाले हैं तो उसको देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू ऑल।